हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। आज क्लास की शुरुआत अर्थमेटिक का एक चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात तथा समानुपात से करते हैं। अगर आप अपनी अर्थमेटिक को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सबसे पहले ये दो चैप्टर होते हैं, एक परसेंटेज, एक होता है रेशो एंड प्रोपोर्शनल। इन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, इनकी बारीकियों को सीखना होगा। अगर आपने दो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो बाकी की अर्थमेटिक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरुआत के 2 मिनट मैं आपके लेता हूं ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि मैं किस तरीके से ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं और कौन कौन से एग्जाम हैं जो अपन कवर कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मेन टारगेट तो हमारा एसएससी सीजीएल मेंस ही रहेगा। उसके साथ साथ आप सीडीएस एग्जाम, बैंक में किसी भी लेवल पर एग्जाम हो, चाहे पीओ लेवल पर चाहे क्लर्क लेवल पर, मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ रेलवे हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे राजस्थान की बात करूं या बिहार की या यूपी की, वहां होने वाले स्टेट एग्जाम्स भी अपन यहां कवर करेंगे। मैं आपके साथ यहाँ बैंक में क्लर्क लेवल पर, पीओ लेवल पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं रेशो एंड प्रोपोर्शनल से अच्छे, वो मैं आपके कवर करूंगा। एसएससी सीजीएल मेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ये पूरी क्लासेस रेशो एंड प्रोपोर्शनल की जो आज से शुरू हो गई है, अगर आपने सारी प्रॉपर वे में देख ली तो इस बात का मेरा वादा नहीं, दावा है आपके साथ में कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई क्वेश्चन गलत कराओ। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कहीं ना कहीं बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे या स्टेट एग्जाम्स के अंदर। मैं आपके साथ अर्थमेटिक में पहला चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शनल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि बाकी की अर्थमेटिक को समझाना कहीं ना कहीं मेरे लिए आसान हो जाए आपको। ठीक है, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। बच्चों, रेशो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात तथा समानुपात, इतनी बात तो आपको पता ही होगी कि रेशो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोपोर्शनल यानी समानुपात को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डबल टाइम रेशो से। समान अनुपात का मतलब दो रेशो आपके पास बराबर ही हैं। अरे ठीक है, अनुपात का मतलब बच्चों कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बीच में ये रिलेशन बताता है। जैसे मान लो मेरे पास 200 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है। अगर मैं इसे रेशो में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 0 से 0 तो कट जाएगी और 2:1 हो जाएगा। अरे ठीक है, अगर मैं कहूँ ए और बी को रेशो में रिप्रेजेंट करो तो बच्चों ए और बी को हम इस तरीके से रेशो में रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में रेशो किस तरीके से बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर देते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता होगा तो इस बात का ध्यान रखना, जो चीज़ आपको आती है मैं उसमें भी आपसे गलती करवा सकता हूँ। तो शुरुआत से क्लास को आप अच्छे से देखते रहो। शुरुआत में मैं आपके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनमें से कुछ आपको पता होगी और कुछ आपको नहीं पता होगी। क्लास बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इसका एंड हम कर रहे होंगे एसएससी मेंस और सीडीएस के क्वेश्चंस पर, ताकि फिर आपको मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़े इस चैप्टर को। ए और बी के बीच में रेशो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर आप a अपॉन में b से रिप्रेजेंट करो। ये भी a और b के बीच रेशो रिप्रेजेंट होता है, ऐसे भी मैं a और b के बीच में रेशो को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप कभी कभी इस तरीके से भी रेशो को देखोगे, 1/a रेशो 1/में b। ठीक है, इसे कहा जाता है बच्चों इनवर्स रेशो। इसे कहा जाता है इनवर्स रेशो, हिंदी में कहेंगे क्या, व्युत्क्रम अनुपात कहेंगे। ठीक है, 1/a 1/b। आपको मैं इसको सोल्व करना भी सिखाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है रेशो एंड प्रोपोर्शनल की, वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो, नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशो। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशो। हिंदी में तो आसानी होता है इसे समझना, हिंदी में कहते हैं वर्गानुपाती। क्या कहेंगे, वर्गानुपाती। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी होगी
चैप्टर को शुरू करने से पहले, वरना क्वेश्चंस में आपको परेशानी आ जाएगी। आपसे कह दिया जाएगा ए और बी की जो एज है उसका रेशो 2:3 है, ठीक है। और आपसे कह दिया जाएगा बी और सी की एज, ए और बी की जो एज का रेशो था ना उसका डुप्लीकेट रेशो है। अगर आपको डुप्लीकेट रेशो का मतलब ही नहीं पता होगा तो मुझे बताओ बी और सी के बीच कैसे रेशो बना पाओगे। तो इस बात को समझना, डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है अगर आपका बेसिक रेशो A/B है तो डुप्लीकेट रेशो का मतलब होगा A/B²। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, आपसे कहा जाए 2:3 का आप डुप्लीकेट रेशो बताओ, वर्गानुपाती बताओ, तो आंसर होगा हमेशा 4:9। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अगर आपसे कभी कहा जाए 2:3:5 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, वर्गानुपाती क्या होगा, तो बताओ क्या कहोगे, 4:9:25। क्या यही कहना पड़ेगा क्या? अरे ठीक है। अगर आपने डुप्लीकेट रेशो पढ़ लिया है तो आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो हिंदी में कहेंगे इसे वर्ग मूलानुपाती। बोल दो क्या कहेंगे हिंदी में, वर्ग मूलानुपाती। अगर आपका बेसिक रेशो A/B है तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, A/B का सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो ध्यान रखना स्क्वायर रूट ऑफ A रेशो स्क्वायर रूट ऑफ B होगा, ठीक है। आपसे कह दिया जाएगा 4:9 का अपने पास में सब डुप्लीकेट रेशो बताओ क्या होगा, तो ध्यान रखना आपको जवाब देना होगा 2:3। अरे ठीक है बच्चों, इसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशो होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो होता है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मुझे बताओ क्या ये बेसिक आपके पास टर्मिनोलॉजी जो होती है वो आपको समझ में आई क्या, कि रेशो में जो डुप्लीकेट रेशो होता है और सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर बेस रेलवे में क्वेश्चन भी आ चुका है इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा था कि ए और बी की एज का रेशो दे देगा, ठीक है, फिर बी की किसी तीसरे के साथ एज का रेशो बता देगा, जो पहले वाला रेशो था उसका डुप्लीकेट रेशो है। जब आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो फिर आप कैसे इन चीजों को समझोगे, ठीक है। तो हिंदी में भी ध्यान रखना और इसे आप इंग्लिश में भी ध्यान रखना, डुप्लीकेट रेशो हिंदी में कहेंगे वर्गानुपाती। इसी तरह मैं आपको समझाता हूं ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। चलिए समझते हैं कुछ और इसकी टर्मिनोलॉजी को। नेक्स्ट है बच्चों ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो हिंदी में जिसे जाना जाता है घनानुपाती के नाम से, ठीक है। जैसे हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश आप देख सकते हो। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि अगर आपको A/B दे दिया और आपसे कहा जाए कि बताओ इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो होता है A³ रेशो में B³। बच्चों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2:3 का आप मुझे ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ क्या होगा, तो सिंपल सा होगा, बोलो क्या, 2 का और 3 का क्यूब कर दो तो 8 और 27 आ जाएगा क्या। अरे ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2:3:5 का अपने पास में ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, यानी घनानुपाती क्या होगा, तो सिंपल सा है कि आप इनका क्यूब कर दोगे। 2 का क्यूब होता है 8, ये 27, 125। उम्मीद है ये वाली चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो एक पॉइंट और आप अच्छे से समझ लो कि अगर आपको कभी दिख जाए सब ट्रिप्लीकेट रेशो, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, घन मूलानुपाती। घन मूलानुपाती आपके पास में इसे कहा जाएगा। अरे ठीक है, मतलब होगा कि A/B का अगर आपसे कहा जाए सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ A रेशो क्यूब रूट ऑफ B।
अरे ठीक है, घनमूल a का और b का क्या करना है, घनमूल। अगर मैं आपसे कह दूं 8 और 27 का आप सब ट्रिप्लिकेट रेशो बताओ क्या होगा, तो सिंपल सा होगा 2:3। आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लिकेट आपके पास रेशो क्या होता है। एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि ये जो टर्मिनोलॉजी है रेशो की वो अच्छे से खत्म हो जाए, फिर आप कोई नया वर्ड नहीं देखोगे। नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब है, इसे हिंदी में कहेंगे मिश्र अनुपात, इस नाम से भी आ सकता है वो, या एक वर्ड और है जटिल अनुपात। एग्जाम में अगर इससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो हिंदी में इन दोनों में से कुछ भी नाम आपके सामने रख सकता है। आपको दो रेशो दे देगा, एक है ए रेशो बी, एक है आपके पास सी रेशो डी। ऐसे दो रेशो देकर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनका कंपाउंड रेशो क्या है, मिश्र अनुपात क्या है। तो समझना, यहां आपके पास इसको और इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी AC, और रेशो ले लो B और D का। जब आप B और D को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो यहाँ ये रिजल्ट तैयार हो गया, ये रिजल्ट हमेशा इन रेशो का कंपाउंड रेशो जाना जाएगा। अरे ठीक है, एक एग्जांपल से और आप समझो। अगर मैं आपसे कह दूं 2:3, आपके पास 4:5 और 2:5। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका कंपाउंड रेशो क्या होगा, तो आपको यहाँ जो रेशो में फर्स्ट टर्म है इसको 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 आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अरे ठीक है, फिर आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 को 5 से और जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से, तो मुझे बताओ क्या 75 आ जाएगा क्या? और ये जो रिजल्ट आएगा वो इन रेशो का कंपाउंड रेशो जाना जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये बातें नहीं पता हैं। शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करना ज़रूरी है ताकि फिर आप चीज़ों को लिंक करते हुए आप आगे की सारी चीज़ें अच्छे से समझ सको। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। चलिए समझते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शनल की कुछ और छोटी छोटी बातें, कि रेशो को नंबर्स में कैसे चेंज किया जाता है और उसमें क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या, या ऐड किया जा सकता है क्या, कब आपका रेशो चेंज हो जाएगा, कब रेशो आपका चेंज नहीं होगा, उसके बाद रेशो किस तरीके से बनाया जाता है। आज की क्लास में आपसे वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा जिसमें मोस्टली स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो कहीं जाना नहीं है, अगर आपने ये चीज़ पढ़ भी रखी है तो आपको भी कुछ ना कुछ तो यहाँ सीखने को मिलेगा आज की क्लास के अंदर। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि A और B का जो रेशो है बच्चों वो 2:3 है, सिंपल सी बात होगी, अगर इन्हें नंबर्स में चेंज करना है तो नंबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2x और दूसरा क्या हो जाएगा 3x। अरे हाँ है ना, अगर इन्हें वैल्यू में चेंज करना है तो पहला कहलाएगा 2x और दूसरा क्या कहलाएगा 3x। x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, अगर आप 2 बोलोगे तो 4 और आपके पास 6 हो जाएगा, अगर 10 बोलोगे तो 20 और 30 हो जाएगा। अरे ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रेशो आपके पास 2:3 है, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ किसी भी नंबर से, तो क्या रेशो में चेंजेस आ जाएंगे क्या? तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी रेशो है, अगर आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर का, तो हमेशा ध्यान रखना रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा, रेशो कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन प्लस और माइनस आपको नहीं करना होगा, क्योंकि प्लस और माइनस करने पर आपका रेशो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ प्रूफ करके। आप एक बात समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रेशो है 2:3, अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेशो 4:6 बन जाएगा क्या? और जब आप इसे काटोगे तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं आपके पास जो रेशो था वही का वो रेशो आ गया क्या? अरे समझ पा रहे हो? उसी तरह आप मुझे बताओ, जब आप डिवाइड करोगे, जब आप यहाँ किसी नंबर का डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास रेशो तो तब भी वही बना रहेगा क्या? समझ रहे हो ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि 2:3 के अंदर
अगर मैं इसमें भी 5 का, इसमें भी अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो रिजल्ट हो जाएगा 2/5 रेशो 3/5, और आपके पास में 1/5 कट जाएगा, रेशो आपके पास जो था वो का वही बना रहेगा। उम्मीद है ये बात, छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे समझाना जरूरी है, ताकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो क्लास भी पूरी देख ले और उसके फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह जाए। बाद में आपके सामने मैं क्वेश्चंस में कभी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर आप ये सोचोगे, आपके मन में ये डाउट आएगा, क्या हम यहाँ प्लस भी कर सकते हैं क्या, या माइनस भी कर सकते हैं क्या। ये छोटी छोटी बातें अगर पहले ही डिस्कस कर ली जाए तो फिर चैप्टर को समझना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 2:3 अगर आपके पास एक रेशो है, अगर आपने इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये 4 बन जाएगा, और इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 5 बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इनका जो रेशो नया आया है और जो पहले रेशो था क्या वो सेम है क्या? बोलो वो सेम नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी रेशो के अंदर अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो रेशो जो आपके पास है उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और प्लस और माइनस अगर आपने कर दिया, प्लस और माइनस अगर आपने कर दिया तो रेशो आपका चेंज हो जाएगा। तो कभी भी ये काम आपको नहीं करना है, ये आप कभी भी कर सकते हो। अरे ठीक है, रेशो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैं अब आपको सिखाता हूँ। बच्चों, मोस्टली स्टूडेंट जो मुझसे नहीं पढ़े हैं तो रेशो बनाने के अंदर एक बहुत बड़ा मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आप एक बार समझो, आपको मैं बिल्कुल सुलझा हुआ सॉल्यूशन हमेशा समझाने की कोशिश करूंगा। क्या है रेशो बनाने का सबसे आसान तरीका, अब हम उसे सीखते हैं। चलिए समझते हैं रेशो किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपसे कहूं कि A/B 2:3 है और B/C आपके पास 3:5 है, तो बताओ A, B और C का क्या रेशो होगा। देखो, बहुत आसान चीज़ों से मैं इन चीज़ों को शुरुआत कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट ने ये पहले पढ़ रखा है उनका कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करना। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पेन छोड़ो और आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ वेरिएबल कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक A, एक B और एक आपका C। अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर B यहाँ भी यूज हो रहा है और यहाँ भी यूज हो रहा है। जब वेरिएबल सेम है तो क्या उनकी जो वैल्यू है बताओ क्या वो भी सेम होनी चाहिए क्या? अरे हाँ या ना। यहाँ तो मैंने आपके सामने वैल्यू सेम ही रख रखी है, तो इसका मतलब हो गया ये तो रिप्रेजेंट करेगा B को, ये रिप्रेजेंट करेगा A को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा C को। अब वैल्यू सेम नहीं होगी तो क्या अप्रोच होगी वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। अभी तो यहाँ वैल्यू सेम है तो ABC का रेशो हो जाएगा 2:3:5। दोबारा समझो एक बार, A/B आपके पास में मैं कह दूँ 7:5 है, B/C अगर आपके पास 5:9 है, तो जल्दी से मुझे बताओ क्या ABC का रेशो 7:5:9 हो जाएगा क्या? वेरिएबल अगर सेम है तो वैल्यू भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ऐसा है तो ये आपका A हो जाएगा, जो वैल्यू सेम है वो आपके पास B हो जाएगा, और ये आपके पास C हो जाएगा। अगर आपके पास वेरिएबल तो सेम हो लेकिन वैल्यू सेम नहीं हो तो फिर आपको किस तरीके से सोचना होगा उस बात को भी समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि A/B अगर 4:5 है और B/C आपके पास में 3:5 है, तो बताओ A, B और C का क्या रेशो होगा। देखो, यहाँ वेरिएबल आपके पास सेम है तो बताओ क्या यहाँ वैल्यू भी उनकी सेम होनी चाहिए क्या? अरे हाँ, लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो सेम आपको करना पड़ेगा। किस तरीके से उस बात को समझो। देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, दोनों का एलसीएम ले लो। लैसेप है, लघुत्तम समावर्त है, हिंदी में जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो, तो मुझे बताओ 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। इसे 15 बनाने के लिए बताओ क्या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? और इसे 15 यानी 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। अरे ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम अपन ने ले लिया है, तो मुझे बताओ अब रेशो क्या हो गया? ये हो गया 12:15। अरे ठीक है, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो बताओ कितना हो गया? 15:25। वेरिएबल सेम थे तो बताओ क्या अब वैल्यू भी सेम हो गई है क्या? तो
तो ये हो जाएगा A यानी 12, ये हो जाएगा B यानी कि 15 और ये हो जाएगा आपके पास C यानी कि 25। A/B एक एग्जाम्पल देखो, A/B आपके पास 3/4 है और B/C आपके पास में 6/5 है। और मैं आपसे कहूं कि बताओ ABC का क्या रेशो होगा, तो ध्यान रखना यहाँ वेरिएबल सेम है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो बताओ जब वेरिएबल सेम है तो क्या वैल्यू भी सेम होनी चाहिए क्या? लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है, तो बताओ 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समावर्त है, लेसअप है, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो, बताओ 12 हो जाएगा। 12 यानी कि 12, इसे 12 बनाने के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। इसे 12 बनाने के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अरे हाँ, तो बताओ रेशो आपका क्या तैयार हो जाएगा? 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 9/12, 2 इससे भी तो 12 रेशो आपके पास में क्या हो जाएगा? 10। वेरिएबल सेम थे तो हम वैल्यू सेम कर सकते हैं, तो बताओ वो हमने कर दी है, तो रेशो आपके पास हो गया 9/12/10। क्या मुझे एक बात बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? अरे ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात सोचो थोड़ा सा, अभी तो A/B B/C ही है, अगर मैं यहाँ C/D D/E कर देता हूँ और अगर आप वहाँ पर इस तरीके से वैल्यू सेम करने लगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अरे हाँ या ना? तो ध्यान रखना, ये आपको मैंने समझा दिया है कि बेसिक क्या बनता है, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, वरना तो देखते ही आपको आंसर दे देना है, कोई मल्टीप्लाई अलग से रेशो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझो कि आप डायरेक्ट कैसे रेशो बनाओगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि A/B 4/5 है, A/B कितना बताया गया था? 4/5। B/C आपको कितना बताया गया था? 3/5। तो ABC का रेशो क्या होगा? सिंपल सी बात सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 25, यही आपके पास फाइनल रेशो हो जाएगा। अरे ठीक है, अब आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि सब वेरिएबल सेम थे तो यहाँ पर आपने वैल्यू सेम करी या नहीं करी, ध्यान रखना अगर आप इस प्रोसेस से करते हो, इस तरीके से करते हो, तो अंदर ही अंदर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। अरे ठीक है, दोबारा समझो, A/B 3/4 था, B/C 6/5 था, तो ABC का रेशो क्या होगा? 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। अरे ठीक है, 4 को 5 से करोगे तो 20 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 2 की टेबल से 2 के पहाड़े से ये कटेगा, 2 से कितनी बार? 9 बार, 2 से कितनी बार? 12 बार, 2 से कितनी बार? 10 बार। तो क्या आपका आंसर यही बनेगा क्या? दोबारा समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि A/B आपके पास में 7/11 है, B/C आपके पास में 3/5 है, तो बताओ ABC का क्या रेशो होगा? बोलो जगह कम है, मैं सीधा आंसर लिखता हूं, ABC का जो रेशो होगा 7 3 21, 7 3 21, इससे मल्टीप्लाई करोगे 33, इससे मल्टीप्लाई करोगे 55। अरे हाँ है ना? अगर ये कट सकता है तो काट दो, नहीं तो मुझे बताओ क्या यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? अरे ठीक है, उम्मीद है ये आपके पास में दो A/B/C अगर दो रेशो हैं तो आप कंबाइंड रेशो बना सकते हो। अगर थोड़ी ज़्यादा रेशो आ जाए तो वो कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपके पास A/B, एक एग्जांपल और देख लो नए बोर्ड पर, A/B आपके पास 3/7 है, B/3 आपके पास में 10/11 है, तो बताओ A/B/C का रेशो बना पाओगे क्या डायरेक्ट? अरे हाँ है ना, बिना पेपर वर्क करके आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 10 से यहाँ आप 7 से मल्टीप्लाई करो फिर बनाओ। डायरेक्ट सोचो, बोलो ये कितना हो गया? 30। अरे ठीक है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ गया? 70, और 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ गया है 77। अगर ये किसी वैल्यू से कट सकता है तो काट दो, वरना तो क्या ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या? अरे ठीक है, अब सुनो, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि A/B 1/2 है, B/C आपके पास में 3/4 है, और C/D आपके पास में कितना है? 5/6 है, और मैं आपसे कहूं कि ABCD का क्या रेशो होगा? अरे ठीक है, तो अब आप इसे समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये चीज़ें मुझसे पहले बेसिक में नहीं पढ़ रखी हैं
तो ज़रूर आपने इसका थोड़ा सा बड़ा वाला तरीका देखा होगा कि आपने ये वाला तरीका देखा होगा कि ए और बी, सी और डी लिख दो। ए और बी का रेशो है 1:2, फिर बी और सी का, उसके नीचे बी और सी का रेशो लिख दो, फिर सी और डी तो 5:6 लिख दो। बाकी की जो जगह बच गई आपके पास में वहाँ पर वो नंबर लिख दो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ये तरीका मुझे भी आता है, लेकिन मैं ये तरीका आपको कभी नहीं सिखाने वाला। एग्जाम के अंदर मुझे एक बात बताओ, आपको ज़्यादा पेपर वर्क करने पर आपको मार्क्स मिलते हैं या कम पेपर वर्क करने पर जल्दी आपका सिलेक्शन होगा? तो कम से कम आप पेपर वर्क करने की कोशिश करो। जो तरीका आपको मैं बताऊंगा वो बिल्कुल सुलझा हुआ सॉल्यूशन होगा। बहुत कम पेपर वर्क करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। अरे ठीक है, अगर आप वो अप्रोच लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको पेपर वर्क करना पड़ जाएगा, ज़्यादा पेपर वर्क हो सकता है। आप डायरेक्ट ही मैं आपको यहाँ से आंसर निकालना सिखा दूंगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल में आप उसे डिटेल से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर बी भी सेम है, सी भी सेम है। अगर आप वो वाला तरीका पुराना वाला यूज़ करोगे तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप डायरेक्ट सोचो ए बी सी डी का रेशो क्या होगा। तो देखो ए का रेशो निकालना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। किसका रेशो निकालना है? ए का। 1, 3, 5 इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 15। मुझे बताओ ए का रेशो तो समझ में आ गया क्या? अब समझो बी का रेशो क्या बनेगा। बी का रेशो बनाने के लिए आप इधर आओ और इनको इस सभी से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 2 और लाइन चेंज कर दो, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी का रेशो तैयार होगा 2, 3, 5। पहले एग्जाम्पल में जरूर आपको ऐसा लग सकता है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो, कि ये क्या चल रहा है। दूसरे तीसरे एग्जाम्पल पे आप खुद ही मेरे से पहले सोल्व करके आंसर दे दोगे। जिनको ये बात पता है वो जल्दी से आंसर दे सकते हैं कि बताओ 2, 3, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? क्या 30 आ जाएगा क्या? अरे ठीक है। अब देखो सी का रेशो क्या होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ो, फिर लाइन चेंज कर दो। यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास में 40 आ जाएगा क्या? अरे कितना आ जाएगा? 40। आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। उसके बाद फिर आगे बढ़ो और लाइन चेंज कर दो। लेकिन लाइन चेंज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे बताओ क्या यहीं रुकना पड़ेगा क्या? ये अब आपके पास आएगा किसका रेशो? डी का। 2 को 4 से मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे बताओ क्या 48 आ जाएगा क्या? 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। अरे ठीक है, अगर ये कट सकते हैं किसी वैल्यू से तो काट दो, नहीं तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे कट सकते हैं क्या? नहीं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर आपके पास 1:2 है, ये आपके पास 3:4 है, ये आपके पास क्या है? 5:6 है। अरे ठीक है, फिर इस तरीके से बता दिया जाता है कि खाली प्लॉट है, इसमें भर दो, कुछ भी भर दो। कुछ भी का मतलब जो पास वाली वैल्यू है वो भर दो। अरे हाँ है ना, जैसे 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, या 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, या 5 है तो 5 है, जगह भर दो। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन सभी में कोई कॉमन वैल्यू आ रही है तो आप पहले ही काट दो। लेकिन बच्चों जब आप इससे करोगे तो सोचो थोड़ा सा लिखने में भी तो आपका पेपर वर्क हो जाएगा ना। आप एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इस वाले तरीके से देखो, ये भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है, लेकिन इससे आपका पेपर वर्क बहुत कम हो जाएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो अगर आपके पास A:B पता है, B:C पता है, C:D पता है, और आपसे कहा जाए कि बताओ A, B, C और D का रेशो क्या होगा, समझ लेना। ये बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं ताकि फिर आपको कोई डाउट नहीं आए। तो बताओ A का जो रेशो होगा वो क्या होगा? इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी A, B, C। अरे ठीक है, ब्रैकेट चाहिए आप मत लगाना, कोई मतलब नहीं है। बताओ बी का रेशो क्या होगा? बोलो इधर आओ और लाइन चेंज कर दो। तो बताओ बी का रेशो हो जाएगा बी, बी और सी। अरे ठीक है, सी का रेशो, फिर आगे बढ़ो और लाइन चेंज कर दो। तो बताओ क्या होगा? बी, सी, सी। अरे ठीक है, बताओ डी का रेशो क्या होगा? बोलो फिर आगे बढ़ो और लाइन चेंज कर दो। अगर कुछ होता तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो जाता, लेकिन कुछ है ही नहीं तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो बताओ बी, सी, डी आ जाएगा क्या? अरे हाँ, अब इतना मैंने बेसिक आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को अब इसे समझने में परेशानी होगी।
क्वेश्चन आपके पास ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन सामने होगा कि A/B 3/4 है, B/C आपके पास में बोल देगा 1/2 है, C/D आपके पास बोल दिया जाएगा 4/5 है। तो बताओ A, B, C और D का रेशो क्या होगा? मुझे बताओ। बहुत कम पेपर वर्क करके आप सीधा आंसर पर पहुंच सकते हो क्या? बोलो हाँ। बोलो A का रेशो क्या होगा? 12। अरे हाँ, सीधा आंसर लिख रहे हैं। बताओ बी का रेशो क्या होगा? आपको पता है। बोलो सी का रेशो क्या होगा? बोलो ये आपको पता है। बोलो डी का रेशो। आगे बढ़ोगे लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बोलो कितना हो गया? 12। बोलो उसके बाद में बोलो कितना हो गया? 4 1 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आएगा। 4 2 8, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 32 आ जाएगा क्या? उसके बाद में आगे बढ़ो और मल्टीप्लाई करो तो मुझे बताओ क्या 40 आ जाएगा क्या? अब यहाँ पर ये कट सकता है 2 की टेबल से। अरे हाँ है ना, 2 की से क्या 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 बार, 8 बार और 10 बार। अरे हाँ है ना, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं कुछ आगे और नए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए समझते हैं आगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। अब मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप मुझसे पहले जवाब दो। अगर मैं आपसे कहूं कि A/B आपके पास 1/2 है, B/C आपके पास में 4/7 है, ठीक है, C/D आपके पास में 3/5 है। बच्चों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो इजी वैल्यू लेकर ही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप घर पे फ्री रहो तो ऐसा करना, यहाँ पर 121 या 135 या 142 या 147 या 1003 या 1007 लेकर करते रहना, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा अगर बोर हो रहे हो तो। वरना आपको अगर कॉन्सेप्ट समझते हुए जल्दी जल्दी आगे चलना है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। ABCD तो बोलो क्या होगा? इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या हो जाएगा? 12। बोलो B का रेशो क्या होगा? 2 4 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 24 हो जाएगा क्या? अरे ठीक है, मुझे बताओ कितना हो जाएगा? इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 2 7 3, 7 3 21, 21 को डबल हो जाएगा 42। अरे ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 2 7 5, तो मुझे बताओ आपके पास में 70 आ जाएगा क्या? अरे हाँ, अगर ये कट सकता है किसी से तो काट देना, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 की टेबल से तो कट ही जाएगा। अरे कट जाएगा क्या? चलो अगर मैं आपसे कहूं कि A/B, अरे काट लोगे ना 2 के पाड़े से। A/B आपके पास में 1/2 है, B/C आपके पास में 3/4 है। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, C/D आपके पास में 2/3 है और D/E और मैं बढ़ा देता हूं। कभी ऐसा आएगा नहीं, आ भी जाए तो आप तैयार रहना। अरे ठीक है, तो बताओ A, B, C और D और E का रेशो आपके पास क्या होगा? तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आप वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर आपने वो वाला तरीका अपनाया, ABCD, ABBCCD और DE का रेशो लिख दिया फिर खाली प्लॉट भर दिए, ऐसा नहीं भरो। जब आपका है ही नहीं तो उसे मत भरो, ठीक है। जो आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आप सोल्व करो। बहुत कम पेपर वर्क करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बताओ A का रेशो क्या हो जाएगा? इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ 6 आ जाएगा क्या? बताओ B का रेशो आपके पास क्या हो जाएगा? बोलो 2 3 2 1, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 12। C का बोलो इन सभी को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 को 4 से गुणा करोगे 8, 8 को 16, बोलो आ जाएगा क्या? कितना? 16। बोलो अपने पास यहाँ तक किसका हो गया? B का हो गया और C का हो गया। अब बताओ D का रेशो क्या होगा? बोलो इस तरीके से आगे बढ़ो, लाइन चेंज कर दो। 2 को 4 से गुणा किया 8 3 24, बोलो 24 आ गया, ठीक है। E का रेशो बोलो और आगे बढ़ो और लाइन चेंज कर दो, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं आपके पास में तो यहीं रुक जाना है। बोलो कितना हो गया? 8, 8 को 3 से 24, बोलो ये कितना हो गया? 48। बोलो कट जाएगा क्या 2 के पाड़े से? 3 6 8 12 और आपके पास कितना हो गया? ये 24। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे A और E का रेशो पूछ ले। किसका? पहले वाले का और आखिरी वाले का। फिर आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बोलो पहली वाली लाइन को मल्टीप्लाई कर लेना और आखिरी वाली लाइन को मल्टीप्लाई कर देना, तो बताओ क्या वहां से भी आप जल्दी से पहुंच पाओगे क्या? ये 648, बोलो इनके बीच में कितने का रेशो बन रहा है? इनके बीच में बच्चों जो रेशो बन रहा है वो ही रेशो किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे हाँ है ना, जो इनके बीच रेशो बन रहा है वो ही रेशो आपको किसी ना किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अरे ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ रेशो बना सकते हो। कुछ बातें और मैं आपको सिखाता हूँ।
देखो यहाँ पर आप देखोगे तो केवल एक ही वेरिएबल है जो कॉमन है, कौन सा? बी। यहाँ देखोगे तो बोलो कौन सा वेरिएबल कॉमन है आपके पास में? सी। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए रेशो बी रेशो सी आपके पास में 1:2:3 है, उसके बाद में बी रेशो सी रेशो डी आपके पास में इतना है। यहां अगर आप सही तरीके से चीजों को नोटिस कर रहे हो तो बी और सी, यहां पर भी बी और सी दो वेरिएबल हैं जो कॉमन आ रहे हैं। और फिर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ ए बी सी डी का क्या रेशो होगा? अरे ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे बनाओगे, कैसे रेशो को मर्ज करोगे, वो बातें अब मैं आपको सिखा देता हूं, तो समझो जल्दी। चलिए समझते हैं आगे कुछ और पॉइंट। अभी तक मैंने आपको समझाया कि अगर आपको दो रेशो दिए हुए हैं जिनमें से एक वेरिएबल आपके पास क्या है? कॉमन है, तो फिर रेशो कैसे बनाओगे? जैसे आपको ये बता दिया है ना कि ए रेशो बी पता है, बी रेशो सी पता है, दो रेशो दिए हुए हैं जिनमें से एक वेरिएबल आपके पास क्या है? कॉमन है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ए रेशो बी रेशो सी आपके पास है 3:8:12, उसके बाद बी रेशो सी रेशो डी आपको दे दे 6:9:5, और फिर आपसे कहा जाए कि बताओ ए बी सी और डी का रेशो क्या बनेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ दो वेरिएबल हैं जो आपके पास क्या हैं? कॉमन है। तो इस टाइप के रेशो से आप कंबाइंड रेशो किस तरीके से बनाओगे, जब एक बार ये बात मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, फिर तो आप ये क्वेश्चन तुरंत आप कर ही लोगे कि ऊपर वाले रेशो को तो आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4 से, तो आपके पास रेशो तैयार हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में? 9। सभी से मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी 3 इससे भी, बोलो 24, और यहाँ हो जाएगा 36। जब आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, ये कितना हो गया? 36, और ये आपके पास कितना हो गया? 20। अरे हाँ, बी बी सी सी बताओ कॉमन आ गया है क्या? तो बताओ ये फाइनल रेशो आपके पास क्या हो जाएगा? 9:24:36:20। अरे हाँ, ये आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर। अब ये बात मेरे दिमाग में किस तरीके से बन रही है कि ऊपर 3 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बहुत आसान है, किसी भी एक को आप पकड़ लो जो कॉमन है, या तो आप बी को पकड़ लो या आप किसको पकड़ लो? सी को। वहां से आप ये बात अप्रोच लगा पाओगे कि ऊपर और नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो अगर आपने b को पकड़ लिया तो बताओ यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 8। बोलो यहाँ पर जो b का जो रेशो दिया हुआ है बोलो वो कितना दिया हुआ है? 6। तो ऊपर तो है 8, नीचे है आपके पास 6। अगर आप इन्हें काटोगे तो बताओ क्या 4/3 आ जाएगा क्या? अरे हाँ, है ना। ऊपर था कितना? 8, नीचे था कितना? 6। जब आप इन्हें काटोगे तो बच्चों क्या 4:3 आ जाएगा क्या? तो ध्यान रखना, जो ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही है उससे तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे जब वैल्यू काटने पर वैल्यू बन रही है उससे आप क्या कर देना? ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास वहां से कंबाइंड रेशो बन जाएगा। अरे ठीक है, जैसे आप अगर C को भी यहाँ पकड़ सकते थे क्योंकि C भी कॉमन है। ऊपर वैल्यू कितनी है? 12, नीचे वैल्यू आपके पास कितनी है? 9। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, B B C C, ऐसे नहीं इधर से B ले लिया इधर से C ले लिया तो नहीं होगा। इधर आपके पास है, बोलो ये कितना है? C। बोलो इधर आपके पास C कितना है? 9। जब आप 3 की टेबल से काटोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 4, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 3। तो ऊपर की वैल्यू को जो काटने पर वैल्यू क्या तैयार हुई है? 4, उसको तो नीचे की वैल्यू को काटने पर जो वैल्यू तैयार हुई है कितनी? 3, उससे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर आप वहां से कंबाइंड रेशो बना पाओगे। अरे ठीक है क्या? एक एग्जाम्पल और मैं आपको कराता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करना और खुद आप उसे करने की कोशिश करना। मैं आपसे कहूं कि ए बी और सी का रेशो दिया हुआ है 5, 10 और ले लो 12। क्या ले लो? 5, 10 और 12 का रेशो ले लो, और यहाँ बी सी और डी का जो रेशो दिया हुआ है वो 15:18:2 दिया हुआ है। तो बताओ ए बी सी डी का क्या रेशो होगा? अरे ठीक है, किसी भी एक को पकड़ लो। अगर आप ऊपर से बी नीचे से बी को पकड़ते हो तो बताओ 10/15। 10/15 करोगे तो 2/3 आएगा। अरे काटोगे 10/15 को तो 2/3 आएगा, तो 2 उसको तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 3 उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो मुझे बताओ ए आपके पास कितना हो जाएगा? 15।
अरे हाँ है ना। अब बी और सी का रेशो चाहे आप ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ, आना सेम ही है। बताओ ये कितना आ जाएगा 30। मुझे बताओ क्या नीचे से भी क्या सेम आता क्या? अरे ठीक है। मुझे बताओ ऊपर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा और यहाँ भी 36 आ जाएगा और यहाँ पर क्या 4 आ जाएगा क्या? अरे हाँ। तो इस तरीके से आपके पास में जब वेरिएबल ज़्यादा कॉमन आ जाते हैं तो हम वहाँ से रेशो बना सकते हैं। यहाँ पर वो वाली अप्रोच भी फेल हो जाती है, जो वो प्लॉट भरने वाली है ना, वो सारी ख़राब हो जाती हैं। अरे ठीक है। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट और रेशो प्रोपोर्शनल के वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आज पहली क्लास है रेशो की, ताकि जितना भी बेसिक हो सकता है वो अपन सारा आज की क्लास में डिस्कस कर लें। आज की क्लास में वो पॉइंट भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा जहां बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए रेशो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास से आप कॉन्सेप्ट पर ही अच्छे से ध्यान दे पाओ। देखो, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ए और बी के बीच में रेशो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ए और बी के बीच में अनुपात यानी रेशो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात एक ही है, यानी कि इसका मतलब है कि आप रेशो का साइन लगा दो या अपॉन का साइन लगा दो, बटे का साइन लगा दो, बात एक ही होती है। या आप ऐसे भी समझ लो कि आप प्रोपोर्शनल यानी समानुपात का साइन लगा दो, या फिर आप इक्वल का साइन लगा दो, बात एक ही होती है। ठीक है, देखो अगर कभी आपको 2a = 3b दिखे तो ध्यान रखना, यहाँ से आप a और b का रेशो बना सकते हो। क्या होगा a और b का रेशो? डायरेक्ट समझ लो, a के सामने a का रेशो, b के सामने b का रेशो होता है। बोलो a के सामने a, b के सामने b, यानी कितना रेशो हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अरे ठीक है, हर एक बात को आप प्रूफ भी कर सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 2 को 3 के नीचे भेज दूँ और b को a के नीचे भेज दूँ तो क्या दिखेगा? सुन रहे हो ना, कि 2 को तो मैं क्या कर दूं 3 के नीचे भेज दूं और b को किसके नीचे? a के नीचे भेज दूं, तो a/b = 3/2 दिखेगा क्या? या इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही दिखेगा क्या? अरे हाँ। तो a/b यानी a/b, 3/2 यानी 3:2। बोलो बात एक ही है क्या? ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 5a = 7b अगर आपको दिखे तो बताओ a/b आपके पास कितना हो जाएगा? a के सामने a, b के सामने b, यानी 7:5। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि a/2 = b/3, तो बताओ a और b के बीच में क्या रेशो होगा? तो ध्यान रखना, a के नीचे a, b के नीचे b का रेशो होगा। बोलो कितना होगा? 2:3। अरे हाँ। अब एक वही बात, बोलो 2 को ऊपर भेज दो, b को नीचे ले लो, तो a/b a/b कहलाता है, 2/3 2:3 कहलाता है। अरे हाँ है ना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि a/2 = b/3 = c/5, बोलो यहाँ से a b c का क्या रेशो बनेगा? बोलो a b c का रेशो बनेगा वही a के नीचे a, b के नीचे b और c के नीचे c। तो a b c का रेशो हो जाएगा 2:3:5। अरे ठीक है, अगर बच्चों बात प्रूफ करने की भी आ गई तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ से a और b का रेशो बता दोगे? मुझे बताओ यहाँ से आप क्या b और c का रेशो बता दोगे क्या? अरे ये तो प्रूफ कर ही लिया है। यहाँ से आप a और b का रेशो बता दोगे, यहाँ से आप b और c का रेशो बता दोगे, बताओ फिर तो a b c का रेशो बता ही दोगे क्या? ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अरे हाँ, लेकिन बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है आपके पास में ये कि कभी 2a = 4b = 5c आपको दिख जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ a b c का क्या रेशो होगा, तो यहां आप a b c का रेशो 2-3 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो ये होगा कि इसके ऊपर हाथ रखो और मुझे बताओ यहां से आप a और b का रेशो बना पाओगे क्या? अरे हाँ है ना। मुझे बताओ यहां से b और c का रेशो बना पाओगे क्या? a b का पता चल गया, b c का पता चल गया, बताओ फिर a b c का रेशो बना लोगे क्या? अरे हाँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 2, 4, 5 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 20 आ जाएगा। 20 से आप इसको
इसको और इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 2 से 20 कट जाएगा, 4 से भी 20 कट जाएगा और 5 से भी 20 कट जाएगा। फिर मुझे बताओ A के नीचे A, B के नीचे B और C के नीचे C आ जाएगा क्या? अरे हाँ, आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। जो फाइनल होगी बहुत सुलझा हुआ सॉल्यूशन होगा कि आपके पास में ABC का रेशो देखो, A के ऊपर हाथ रख दो, लेकिन आप इन चीज़ों को छोड़ते हुए आप डायरेक्ट ABC का रेशो बना सकते हो। कैसे? जो सुलझा हुआ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जिसका भी रेशो चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दो। A का चाहिए तो A के ऊपर हाथ रख दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। B का रेशो चाहिए तो B के ऊपर हाथ रख दो और बाकी जो बच रहा है उनकी वैल्यूओं को मल्टीप्लाई कर दो। C का निकालना है, C के ऊपर हाथ रख दो, C के ऊपर हाथ रख दो और बाकी की वैल्यूओं को मल्टीप्लाई कर दो। वही A, B और C का रेशो होगा। A का रेशो हाथ रख दिया तो बताओ 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा क्या? B का रेशो बोलो, B के ऊपर हाथ रख दो तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। C का रेशो बोलो, C के ऊपर हाथ रख दो, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। अरे क्लियर है? अगर ये कट सकता है तो काट दो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये कट जाएगा तो आंसर बनेगा 10, 5 और 4। अरे क्लियर है? एक एग्जाम्पल और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दे 5A = 7B = 9C। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से सोचो कि A, B और C का क्या रेशो बनेगा। तो जवाब आपका ये होना चाहिए, A का रेशो होगा बोलो 7 9 63, B का रेशो हो जाएगा 5 9 45, अरे हाँ 45, C का रेशो हो जाएगा 5 7 35। अरे ठीक है, अगर काट सकते हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो रहने दो, और ये नहीं कटेंगे तो मुझे बताओ क्या यही आपका फाइनल रेशो हो जाएगा क्या? अरे क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं। चलिए समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ, जहां मोस्टली स्टूडेंट बच्चों कहीं ना कहीं लगता है कि गलती कर बैठते हैं अगर उन्होंने ये बात अच्छे से नहीं पढ़ रखी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि A/B = C/D = E/F। आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2/5, ठीक है। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 3A प्लस का 5C प्लस का 7E अपॉन में 3B प्लस का 5D प्लस का आपके पास में 7F का मान आपके पास क्या होगा। आराम से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे कि यहाँ A/B यानी A/B भी 2/5 है, C/D भी 2/5 के इक्वल है, E/F भी आपके पास 2/5 है। अरे हाँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दोगे कि 3 आपके पास में A का मतलब कितना है 2 प्लस 5 C का मतलब आपके पास कितना है बच्चों 2 प्लस 7 E का मतलब आपके पास में कितना है 2, ठीक है। 3 B का मतलब आपके पास कितना है 5 प्लस 5 D का मतलब आपके पास कितना है 5 प्लस 7 F का मतलब आपके पास कितना है 5, ठीक है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 10, ये हो गया आपके पास में 6 और ये हो गया 14 और ये हो गया 20 और 10 कितना हो गया 30, ठीक है। मुझे बताओ 15 25 आपके पास में कितना हो गया 40 और आपके पास में 35 कितना हो गया है 75। जितना काट सकता है उतना काट दो। 15 की टेबल से 2 टाइम्स, 15 की टेबल से कितने टाइम 5 टाइम्स। अरे हाँ, हो जाएगा सोल्व। कुछ बच्चों के मन में ये आ सकता है कि सर ये तो रेशो था, आपने एग्जैक्ट यहाँ पे कैसे वैल्यू रख दी। तो बच्चों कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ पर इसे 2x, आप इसे यहाँ पर 5x यानी परफेक्ट वैल्यू कंसिडर करके भी आप सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो मुझे बताओ ओवरऑल रिजल्ट 30x आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 75x आ जाएगा। सबसे पहले आप x से x से काटोगे। अरे ठीक है, परेशानी यहाँ नहीं है, परेशानी आपको यहाँ हो सकती है कि अगर मैं आपसे कहूँ A/B = C/D = E/F 2/5 दिया हुआ है और A प्लस का 3C प्लस का आपसे मैं कह दूँ कि 4F, ठीक है, अपॉन में नीचे वही रख लेता हूँ 3B प्लस का 5D प्लस का 7F का मान क्या होगा। मुझे बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि A आपके पास 2 हो जाएगा,
2 प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा 6 प्लस का 8, तो ये हो गया आपके पास 16 अपॉन में, यहाँ से हो जाएगा कितना, बोलो ये तो अपन ने सोल्व कर ही रखा है, कितना है 75। इसे जब आप 75 यहाँ लिखोगे, कट रहा है नहीं यहाँ पर, तो 16 अपॉन में 75। अगर आप अपना आंसर दे रहे हो तो ध्यान रखना ये इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। ये आपका गलत क्यों हो गया, यहाँ पर ये बात कैसे सही हो गई, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए। देखो क्या है, देखो बेसिक एक बार आप सीख लो, फिर तो आप डायरेक्ट भी सीख लोगे कि यहाँ पर रेशो आपके पास 2:5 है, वैल्यू में ये आपके पास 2x का और 5x का काम कर जाएगा। अरे हाँ, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ 3 इंटू आप क्या कहोगे 2x, बोलो 5 इंटू आप क्या कहोगे 2x, 7 इंटू आप क्या कहोगे 2x। ठीक होगी बात। यहाँ पर आपको क्या कहना पड़ेगा, 3 इंटू में 5x, 5 इंटू में 5x, 7 इंटू में 5x। अरे हाँ, अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली टर्म्स में से हर जगह से क्या 2 2 और 2 तो कॉमन लिया जा सकता है क्या? अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो मुझे बताओ ऊपर क्या बचेगा, 3x प्लस का 5x प्लस का 7x। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं हर टर्म में देख पा रहा हूँ कि 5 तो आ ही रहा है, x आप रहने दो, x को मत लो, कि 5 अगर अपन ने बाहर रखा तो बताओ यहाँ से 3x प्लस का 5x, 5 कॉमन आ गया तो 5x प्लस का 7x ये आपके पास बचेगा और ये आपके पास में रिजल्ट कट जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आंसर आपके पास में 2/5 आ जाएगा क्या? अरे हाँ, लेकिन यहाँ पर बच्चों जब आप बेसिक से सोल्व करोगे, यहाँ रखोगे तो बोलो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 4 इंटू में 2x। अरे यही होगा, अपॉन में बोलो ये तो आपने सोल्व कर ही रखा है, 3 इंटू में 5x प्लस 5 इंटू में 5x प्लस का 7 इंटू में 5x। अब मुझे एक बात बताओ कि ऊपर आपके पास x मल्टीप्लाई 2x, 4 मल्टीप्लाई 2x, क्या यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ क्वेश्चन किया था कि एक वैल्यू कुछ कॉमन आ रही थी उसे हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में जो बच गया वो आपस में कट जाएगा, मुझे बताओ क्या यहाँ पर वैल्यू कॉमन आकर क्या उससे ये कट जाएगा क्या? जैसे यहाँ पर 5 कॉमन ले लो तो बताओ नीचे अपन ने 5 कॉमन लिया था तो 3x प्लस का 5x प्लस का 7x आया था, मुझे बताओ क्या ऊपर भी आ जाएगा क्या? अरे जब ऊपर आएगा ही नहीं तो कटेगा नहीं, ये सोल्व नहीं होगा। अरे हाँ, इसका मतलब है इसका आंसर हो गया C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस बात का ध्यान रखना, ये कब जज हो पाएगा जब आपको इसके पीछे की सारी कहानी पता होगी। अरे समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान रखना, ऐसा आप डायरेक्ट ही समझ सकते हो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो यहाँ पर A के साथ जो और C के साथ और E के साथ जो कोफिशिएंट हैं वैसे ही कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आपके पास में यहाँ पर होने चाहिए, 3 5 7 3 5 7। अरे ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप क्वेश्चन देखते ही जज हो जाएगा क्या इसका आंसर निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, यहाँ जो पावर है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे A की पावर 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। अरे ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 3 हो रहा होता, B की पावर 4, D की पावर 5, F की पावर 6, उस वाले केस के अंदर भी आंसर आपका क्या होता, C एंड D होता। अरे ठीक है, तो मैं आपको कुछ और पॉसिबिलिटी बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि फिर आपकी कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक ना हो। देखिए, मैं आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छे से करा देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कहाँ पर तो आंसर C एंड D आएगा और कहाँ पर हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि A अपॉन में B, C अपॉन में D, E अपॉन में F आपको ये दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि बताओ 3A प्लस का आपके पास में 4C प्लस का 5E अपॉन कहा जाए 3B प्लस का 4D प्लस का 5 आपके पास में F, इसका मान क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ पर पावर आपके पास में सेम है, ठीक है, और यहाँ जो कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं वो भी आपके पास में क्या है, सेम है।
तो ऐसे केस के अंदर जब आप इसे सोल्व करोगे तो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कट जाएगी और आपका आंसर वही आ जाएगा जो दिया हुआ है, यानी 2/5 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझो। अगर मैं आपसे कह दूं कि 3a² प्लस का आपके पास में 4c² प्लस का 5e² अपॉन में 3b प्लस का 4d प्लस का 5f, इसका मान क्या होगा? तो ध्यान रखना यहाँ कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन बच्चों यहाँ पावर सेम नहीं है। आपको पता चल ही गया कि आप यहाँ पर क्या अप्रोच लगाओगे, किस तरीके से इसका बेसिक बनाओगे। तो ध्यान रखना वैल्यू कट नहीं पाएंगी तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस के तौर पर एक एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6a प्लस का 8c प्लस का 10e अपॉन में 15b प्लस का आपके पास में 20d प्लस का 25e, बताओ आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, अगर आप सी एंड डी सोच रहे हो तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक बात सोचो, क्या ऊपर वाली टर्म्स में से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? अगर 2 कॉमन ले लिया तो 3a प्लस का आपके पास आ जाएगा 4c प्लस का 5e, अरे हाँ। और नीचे वाली टर्म्स में से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 3b प्लस का आपके पास में 4d प्लस का 5e, अरे ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, क्या ये तो अभी अभी आप क्या सोल्व करके आए ही हो क्या? मुझे बताओ क्या अब तो ये सोल्व हो ही जाएगा क्या? अरे हाँ है ना, ये सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर सी एंड डी नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ जो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। आसान से क्वेश्चंस होंगे। एक बार आप खुद अप्रोच लगाने की कोशिश करना कि किस तरह रेशो को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जल्दी से देखें। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है कि द रेशो ऑफ दिस इज सेम एज, कि ये वाला जो रेशो है वो इनमें से किस रेशो के सेम है यानी कि सिमिलर है। तो इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन ही मैंने अभी लिया है। तो देखो यहाँ पर 3 के ऊपर पावर में कुछ है, यहाँ 9 के ऊपर पावर कुछ है। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर दोनों का बेस सेम बना सकता हूँ क्या? बोलो बनाया जा सकता है। 3 की पावर 2.5 तो इसे ऐसे के ऐसे रहने दो। क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ क्या 3 का स्क्वायर? अरे हाँ, और उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो 3.5। 3.5 का मतलब होता है 7/2। अरे यही होता है। और इनके बीच में क्या लगा हुआ है? रेशो। पावर के ऊपर पावर होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे बताओ जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 7/2 से तो मुझे बताओ क्या 7 आएगा क्या? अरे कितना आएगा? 7। तो रिजल्ट आपके पास बचेगा 3 की पावर 2.5 रेशो 3 की पावर आपके पास 7। क्लियर है? ये बात तो पता ही होगी, a की पावर m के ऊपर पावर n है तो रिजल्ट होता है a की पावर mn। अब यहाँ और क्या सिंपल फॉर्मेट में से बनाया जा सकता है? तो देखो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर 3 की पावर 2.5 है या 3 की पावर 7 है तो आप यहाँ पर जो छोटी वाली टर्म है ना उसका डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 2.5 से अगर डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, ये बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले रेशो में किसी से भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूं तो रेशो में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। बोलो ये बात आपको शुरुआत में समझाई थी क्या? तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। 3 के ऊपर पावर है 2.5 तो ये तो आपके पास कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा? 7 में से 2.5 जाएगा तो 3, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 4.5। अरे हाँ, इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। a की पावर m अपॉन में a की पावर n रिजल्ट होता है a की पावर m-n। देखो हर एक बात मैं आपको अलग से लिख के समझा देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि फिर भी आपको समझ में नहीं आए। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा ही करनी होगी, फिर तो आप 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पढ़ना होगा। अब इससे भी थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। कैसे? इसका मतलब है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर है 0.5। अरे कहा जा सकता है क्या, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो मुझे बताओ 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। तो आंसर आ जाएगा 1 रेशो आपके पास में
81 और बच्चों 3 की पावर 0.5 यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब हो गया आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा? अरे डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ध्यान रखना, इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। आप यहाँ बेसिक कुछ अभी नहीं लग रहा है, सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन लग रही है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी क्लास 1 घंटे से थोड़ी सी ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ये आपका बेसिक जो था रेशो का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ में कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 इस तरीके से क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करूंगा, ताकि आप रेशो एंड प्रोपोर्शनल को अप टू मेंस लेवल तक के हिसाब से अच्छे से तैयार कर लो। ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपना रिव्यू शेयर करें। क्लास को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने आपके ऊपर ही छोड़ रखी है। हर एक उस स्टूडेंट के पास आप ये वीडियो शेयर कर देना जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। अरे ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो।